हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बच्चों लास्ट टाइम हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे नहीं, और कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग दो चीज देखे थे। एक कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पर डिपेंडेंट था, और एक कंसंट्रेशन टर्म जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं था। और हम लोग क्या क्या चीज देख चुके थे? मोलैरिटी हो चुका था, मोलैरिटी हो चुका था, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो चुका था। और हम बोले थे कि दो कंसंट्रेशन टर्म, दो या तीन कंसंट्रेशन टर्म बचा हुआ था। अभी हम लोग करेंगे क्या? मोल फ्रैक्शन। तो हेडिंग लिखा जाए मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को बच्चों हम लोग जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे करो, ठीक, जाई इसको बोलते हैं, नहीं ऐसे। अब ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है? तुमको कंसंट्रेशन टर्म सुन के मोल फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या हो? समथिंग बाय समथिंग। तो मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब बच्चों ये होगा कि मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर। सर क्या बोले, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। जरा देखो यहां पर, जैसे मान के चलो मेरे पास एक मिक्सचर है, इसमें ए है, बी है या सी भी है। तो हमको मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है या बी का निकालना है बच्चों, या सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय जितना भी कंपोनेंट है। जैसे इसमें तीन कंपोनेंट है ए बी सी, नीचे में क्या होगा? सम ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ठीक है, देखो जैसे अगर हमको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस में मोल ऑफ बी प्लस में मोल ऑफ सी। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना सर, उसके मोल को आप ऊपर रखेंगे और नीचे सारे मोल का सम। ठीक सर, अगर हमको मोल फ्रैक्शन बी का निकालना हो तो बी के मोल को ऊपर रखो, डिवाइड बाय जितना भी कंपोनेंट है सारे कंपोनेंट के मोल का सम, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस में मोल ऑफ सी। सर अगर मोल फ्रैक्शन सी का निकालना है तो मोल ऑफ सी रखेंगे ऊपर, है कि नहीं, डिवाइड बाय मोल ऑफ ए प्लस में मोल ऑफ बी प्लस में मोल ऑफ सी। ये होता है, सिंपल है यार। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, बताओ, इट इज द रेशियो, देखो ना, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द सम ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए गिवन मिक्सचर। तो लिखोगे इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of mole of one component to the mole of all the component to the sum of, नहीं, to the sum of mole of all the component, to the sum of, सम मतलब जोड़ना, टू द सम ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर, प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर। बात क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बताते हैं। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना बच्चों, उसके मोल को ऊपर रखो, डिवाइड कर दो जो भी कंपोनेंट है सारे के मोल के सम के बराबर। ठीक, अब एक बात बताओ हमको, क्या मोल फ्रैक्शन का यूनिट हो सकता है? क्या मोल फ्रैक्शन का यूनिट होगा? बिल्कुल भी नहीं सर। मोल का यूनिट मोल, यहां पर भी क्या है? मोल। तो मोल बाय मोल कैंसिल, तो इसका कोई यूनिट होगा? नहीं यार। तो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, लिख सकते हो यार, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ में सबको आ रहा है? बहुत आसान इजी लैंग्वेज में तुम लोग को हम समझा रहे हैं, समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं भी आएगा तो शर्माना नहीं है, तुम नीचे में कमेंट करो, सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा तुमको समझा देंगे। ठीक, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, सर क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा? क्या बताओ भाई, क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा?
सर टेम्परेचर पर वही कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड होता है जिसके अंदर वॉल्यूम एक टर्म आ जाए। देखो सर मोल, मोल का मतलब क्या होता है? मास डिवाइड बाय मास, मास बाय मास। तो सर वॉल्यूम तो आ ही नहीं रहा है यहां पर, तो यार जब वॉल्यूम यहां पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये मेरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन, इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फंक्शन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ये है कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है। सर इसका क्या मतलब? अरे यार सारे मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये मेरा 1 के बराबर होता है। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। कैसे आया तुम देख सकते हो। चलो यहां देखो, इसको मिटा दे, हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अब जरा यहां पर देखो, है ना, यही है ना। अब जरा यहां पर देखोगे सर, यहां पर क्या था? Na, है ना। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। तो लिख सकते हो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1 आता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। तुम देख लो यार, तुम सबको जोड़ो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तुम सबको ऐड करो, देखो मोल ऑफ ए प्लस में मोल ऑफ ए प्लस में मोल ऑफ बी प्लस में मोल ऑफ सी, यहां पर भी अब यार ये तुमको बताना पड़ेगा इसका एलसीएम कितना होगा। सॉल्व करोगे तो कितना यहां पर आएगा? Na प्लस में NB प्लस में NC, देखो कितना आ गया, ये कितना आ गया कट के 1। तो याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, हम यहां को प्रूफ भी कर दिया। हो गया, बात समझ में आ रहा सबको? चलो तो हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ठीक, अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है तो तुम क्या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो? बिल्कुल। जैसे तुमको दिया रहेगा, मान के चलो एग्जाम में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का कितना होगा? 0.8। कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अगर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम भी हमेशा 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, चाहे वो तुम 2 कंपोनेंट लो, चाहे 3 कंपोनेंट लो, चाहे 10 कंपोनेंट लो, चाहे कितना भी कंपोनेंट लो, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। तो यहां पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना? 0.2 है, और हमको मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 0.8। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, 0.8। बात क्लियर है सबको? चलो भाई, अब एक टर्म आता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, है ना। चलो भाई, नॉर्मेलिटी क्या होता है बताओ? नॉर्मेलिटी कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी में हम लोग मोल का बात करते हैं, नॉर्मेलिटी में हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं। सर अब ये क्या टर्म बीच में बोल दिए, ग्राम इक्विवेलेंट? तो तुम लोग क्लास 11th में पढ़े हो मोल कॉन्सेप्ट में, नहीं ग्राम इक्विवेलेंट याद आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर, ये सब टर्म कहां पढ़े हैं हम लोग? क्लास 11 के मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। नहीं भी पढ़े हो तो हम थोड़ा सा बता देंगे तुमको। चलो अब यहां पर लिखोगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर नॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, बात समझ में आया? 1 लीटर सॉल्यूशन बनाए तो सर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओगे तो सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं ना, तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को बोलेंगे नॉर्मेलिटी। मतलब द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग बच्चों नॉर्मेलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मेलिटी। तो इसका बताओ फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है सर, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मोलैरिटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल लिखते हैं, मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल, लेकिन नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पर भी लीटर है। सर एक बात हमको याद आ गया, सर क्या? सर यहां भी वॉल्यूम वाला टर्म आया। अरे जहां भी वॉल्यूम वाला टर्म आएगा वो टेम्परेचर क्या होगा? डिपेंडेंट फंक्शन। इसका मतलब नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है। लेकिन मोलैलिटी में क्या आता है? मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर मास आ गया, यहां पर वॉल्यूम आया, किसके तरह? मोलैरिटी की तरह। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं सर मोलैरिटी की तरह नॉर्मेलिटी भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है कि नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। बात समझ में आ रहा है? और हम लिख सकते हैं इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा क्योंकि यहां पर वॉल्यूम एक फैक्टर आ गया। ठीक, पक्का? अब सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। और याद है तुमको इक्विवेलेंट वेट को एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी भी बोलते हैं। सब क्लास 11 का चीज है, तुम लोग पढ़े भी होगे नहीं? चलो ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग थोड़ा सा देखो बता देते हैं तुमको, ताकि न्यूमेरिकल तुम्हारा बनने लगे। हो गया? बाकी डिटेल में तो क्लास 11 में पढ़ा ही चुके हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर और वैलेंसी। ठीक, अब तुम देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखे? वेट। कौन सा वेट? कौन सा वेट?
गिवन वेट, गिवन मास, ठीक है, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख रहे हैं, ये होता है क्या, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब ये सारा कुछ क्लास 11 का टॉपिक है, एन फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ना। चलो अब देखो क्या हम लिख सकते हैं, जरा देखोगे यहां पर से आराम से समझना। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हो, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या मोलर वेट, है ना, डिवाइड बाय एन फैक्टर है कि देखो तुम, हम क्या किए ना, इस इक्विवेलेंट वेट को एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी, ठीक है यार। अब हमको जरा बताओ तो, क्या हम इस टर्म को वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, वेट डिवाइड बाय मोलर मास, क्या नंबर ऑफ मोल लिख सकते हैं? अरे यार मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो बताओ यहां पर लिख सकते हैं इसको मोल, मोल लिख दिए यार, इनटू में। अब ये देखो, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मोल इनटू में एन फैक्टर, मोल इनटू में एन फैक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। तुम देख रहे हो ना रिलेशन, न्यूमेरिकल में बहुत यूज पड़ेगा इसका, इनटू में एन फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है और आगे बहुत यूज पड़ने वाला है ये वाला फॉर्मूला का। तो कैसे कैसे फॉर्मूला समझ में आया पक्का? चलो समझ में आया, एक बार फिर से बता दें हम, चलो फिर से बता देते हैं। एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। हम क्या किया ना, इक्विवेलेंट वेट के जगह पर एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर यहां पर लिख दिए। अब वेट अपॉन में एटॉमिक वेट को, वेट अपॉन में मोलर मास को, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास को क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल। अब ये ऊपर चला गया तो नंबर ऑफ मोल इनटू में एन फैक्टर इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया ये रिलेशन? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन का यूज पता कहां पड़ेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां भी ये रिलेशन का बहुत यूज पड़ेगा, यहां तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो अब एक आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी एक क्या है जरा बताओ हमको। अच्छा ये लिख लेना, इट इज टेम्परेचर। ये कैसा फंक्शन होगा, यहां पर भी वॉल्यूम आ रहा है तो लिख लेना नॉर्मेलिटी में, नॉर्मेलिटी में लिख लेना बच्चों, इट इज टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि यहां पर एक वॉल्यूम एक टर्म आ गया। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन, ठीक। चलो अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ भी एक टर्म होता है ना, कुछ कुछ बुक में लिखा रहता है स्ट्रेंथ। तो देखो भैया स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, सिंपल है। जैसे हम लोग मोलैरिटी के लिए क्या बात करते थे बताओ, मोलैरिटी के लिए क्या बात करते थे, नंबर ऑफ मोल, है ना। नॉर्मेलिटी के लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो स्ट्रेंथ के लिए बात करेंगे अमाउंट ऑफ मोल, मतलब सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है। मोल का बात यहां पर नहीं करेंगे, मोल का बात कहां करते थे, मोलैरिटी, है ना। और नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते थे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में किसका बात करेंगे, मास का। तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहां पर सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, इसको स्ट्रेंथ, वहां पर इसको स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। लेकिन मोलैरिटी में 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, हम लोग वहां पर मोलैरिटी का बात करते थे। लेकिन सर दोनों मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, क्योंकि सर दोनों में मेरा वॉल्यूम आ रहा है। चाहे आप बात करिए मोलैरिटी का, चाहे बात करिए आप नॉर्मेलिटी का, चाहे बात करिए आप स्ट्रेंथ का, सारे में वॉल्यूम एक टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, स्ट्रेंथ बराबर क्या हुआ, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। किसका मास, मास ऑफ सॉल्यूट
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या लिखोगे यहां पर? मास का यूनिट क्या हो? केजी, केजी पर लीटर। इट इज टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? वॉल्यूम आ गया। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, हो गया भाई। तो ऑलमोस्ट तुमको हम इतना चीज समझा दिए, है ना, कि कंसंट्रेशन टर्म क्यों डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन सा है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है। अब हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं अभी हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब जरा यहां पर देखना, स्टार्ट करें। अब हम पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हम सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी पर बेस्ड अभी जितना भी पढ़े हैं ना उस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि तुमको ये फॉर्मूला भी याद हो जाए। क्योंकि देखो, जब तुम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तो इसका बहुत यूज पड़ेगा, तो इसको यूज करने आना भी तो चाहिए ना, है ना, सिर्फ पढ़ने से थोड़ी ना होगा, यूज भी करने के लिए आना चाहिए। चलो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखोगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों ये है, पहला क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इन वाटर इज 5%। 5% कितना दिया हुआ है? वेट बाय वेट। अब देखो इसका मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, वेट बाय वेट, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5%। क्वेश्चन पढ़ रहे, ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। ठीक है, तो तुमको परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? सिंपल है यार, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला याद है तुमको? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, यही होता है। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दे दिया है? 5। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा जरा बताओ हमको? मास ऑफ सॉल्यूट पूछा भाई। मास ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब कितना होगा? सॉल्यूशन का मास कितना होगा? 100 ग्राम। सिंपल है यार, 100 होगा। क्या क्वेश्चन था यार इसमें? 100 कैंसिल हो गया, तो मास ऑफ NaCl यहां पर सॉल्यूट है तो कितना आ गया? 5 ग्राम। ठीक है, अब NaCl का मास पता चल गया तो तुम क्या यहां पर NaCl का मोल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। देखिए कैसे होगा, यहां देखोगे NaCl का मोल कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl, मोल बराबर कितना होता है? मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना आया यार? देखो ना, 5। मोलर मास कैसे निकालोगे? सिंपल है, सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होगा? 35.5। ऑलमोस्ट तुम सॉल्व कर लोगे 5 अपॉन में, तुम इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 3 + 2 5, 5 + 3 8, 58.5। तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ये तुम्हारा क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या आ गया? सॉल्यूट, मतलब NaCl का मोल आ गया। ठीक, तो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन। अब बच्चों इसके आगे वाले वीडियो में, है ना, हम लोग जितना भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चंस लेने वाले हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर का तुमको क्वेश्चंस करवा देंगे हम CBSE और ISC। अभी जो पढ़ाएं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो आगे तुमको टॉपिक, आगे जो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल होगा ना, तो वहां तुमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ने के साथ भी हम लोग को न्यूमेरिकल भी साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। कब? नेक्स्ट सेशन में। तो आज के लिए बच्चों बस इतना सा रहने दो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे किस पर? कंसंट्रेशन टर्म के सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के साथ। तो आज के लिए बस इतना सा रखते हैं। चलो बाय।